नमस्कारम छात्रगणों और मित्रगणों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रिसाइज फिजिक्स पे। पेपर आपके सिर पे आ चुके हैं बिल्कुल, और सबकी धक धक जो है वो चालू हो गई होगी। अब तक के हमारे इस वीडियो सीरीज़ के सफ़र के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है, कुछ चैप्टर्स को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे काम करता है, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। यानी किसी भी बॉडी के अगर हम लीनियर मोमेंटम का चेंज लेते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी टाइम के साथ उसका लीनियर मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, अगर हम वो फाइंड आउट कर लें तो वो किसके बराबर होता है? वो फोर्स के बराबर होता है कि कितनी फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस बॉडी के ऊपर लगी है। मैथमेटिकली अगर हम इसको समझें तो हम इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि फोर्स जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये डेरिवेटिव हम क्यों ले रहे हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में, हमें टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज निकालना है। तो जब हम चेंज निकालने की बात करते हैं हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं। मोमेंटम को हम पढ़ चुके हैं, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इनटू वेलोसिटी के। प्रोपोर्शनलिटी की जगह हम इक्वल साइन ले लेते हैं और हम ये लेट कर लेते हैं कि यहां पे जो कांस्टेंट है वो 1 के बराबर है। तो यहां से चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें निकालना है। सो फोर्स किसके इक्वल होगी? मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। मास को पटको बाहर, मास आ गया बाहर, पीछे बचा dv अपॉन में dt। अब ये पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ? बिल्कुल पढ़ा हुआ है। वेलोसिटी के अंदर अगर हम चेंज निकालेंगे टाइम के साथ तो वो किसके बराबर होगा भाई? वो होगा एक्सेलरेशन के बराबर, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब 9th क्लास में फोर्स का एक फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वो यहां से निकला है। फोर्स किसके बराबर होती है? किसी भी बॉडी के एक्सेलरेशन के साथ अगर उस बॉडी के मास को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाती है? हमें मिल जाती है फोर्स की वैल्यू। यहां फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम बात करें फोर्स की यूनिट की, तो फोर्स की जो यूनिट है, ऐसा यूनिट जो फोर्स की होती है वो होती है न्यूटन। वो किसके बराबर होती है? न्यूटन के। MKS सिस्टम में, MKS सिस्टम पता है सबको, मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी जहां पे हम मीटर किलोग्राम सेकंड्स, हम लेंथ को मीटर में, हम वेट को या मास को हम केजी में, और टाइम को अगर हम सेकंड में काउंट करते हैं तो वहां पे उसे MKS सिस्टम बोला जाता है। और MKS सिस्टम के अंदर फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स की एक और यूनिट भी होती है जिसे बोला जाता है डायन। डायन नहीं है ये, एक था डायन वाला, डायन कौन से सिस्टम में? CGS सिस्टम में। अब ये CGS सिस्टम क्या है? CGS सिस्टम का मतलब है लेंथ को सेंटीमीटर्स में देखेंगे, मास को ग्राम्स में देखेंगे, और टाइम को यहां भी सेकंड में देखेंगे। तो अगर हम CGS सिस्टम की बात करेंगे तो डायन, MKS सिस्टम की बात करेंगे तो न्यूटन। मेरी आवाज में अगर कुछ फर्क लग रहा है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, और ये मेरे बस की बात नहीं है। मुझे थोड़ा कोल्ड हो रखा है तो उसके कारण शायद मेरी आवाज़ आपको ज़्यादा क्लियर ना सुनाई दे, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि जितना हो सके उतना साफ बोलने की कोशिश करूं। तो ये कुछ चीज़ें हमने पढ़ी फोर्स के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हमें इसका निकालना है डायमेंशन। डायमेंशन किसके बराबर होगा भैया? डायमेंशन मास के लिए हम यूज करते हैं m, मास के लिए हम यूज करते हैं m। और एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमने पढ़ा था LT-2, एक्सेलरेशन LT-2। तो मास और LT-2 को अगर कंबाइन करके लिख दें तो ये किसका डायमेंशन हो गया? फोर्स का। MLT-2 रट लो इस चीज को। तो
कितना है mlt-2, ठीक है। तो हमने पढ़ा फोर्स जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहां से हमने फाइंड आउट किया कि कैसे हम फोर्स की वैल्यू निकालते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन की। हमने कुछ फोर्स के यूनिट्स के बारे में देखा और हमने देखा फोर्स का डायमेंशन। तो इतना अगर क्लियर है तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े सेकंड लॉ के एग्जाम्पल्स की, उदाहरणों की, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो आप सबने एक चीज जरूर ऑब्जर्व की होगी, अगर नहीं की तो नेक्स्ट टाइम जब क्रिकेट देखो तो जरूर ऑब्जर्व करना। जब एक बॉलर एक बॉल को पकड़ता है, बॉलर नहीं सॉरी, एक फील्डर एक बॉल को कैच करता है, पकड़ता है, तो उसके हाथों की मूवमेंट को ऑब्जर्व करना। क्या आपने कभी इस चीज को सोचा कि क्यों जो एक फील्डर है वो बॉल को कैच करते वक्त इस तरह से अपने हाथों को नीचे की तरफ मूव करवाता है? ध्यान से देखना अगली बार जब क्रिकेट देखो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वो बॉल है वो एक वेलोसिटी के साथ आ रही है, उसका एक मोमेंटम है। अगर मैं उसको यूं करके कैच करूंगा तो मैंने अचानक से उसकी स्पीड को जीरो कर दिया, अचानक से उसकी स्पीड को जीरो कर दिया, इसका मतलब उसके जो मोमेंटम में चेंज है वो ज्यादा होगा। मोमेंटम में चेंज ज्यादा, इसका मतलब फोर्स ज्यादा। मैं उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगाऊंगा, वो बॉल मेरे हाथों पे फोर्स ज्यादा लगाएगी और मेरे चोट लग जाएगी। अगर मैं उसको धीरे धीरे मेरे हाथों को साथ में मूव करवाऊंगा तो इसका मतलब मैंने अचानक से उस बॉल की वेलोसिटी को जीरो नहीं किया। अचानक से अगर उस बॉल की वेलोसिटी जीरो नहीं हुई तो उसके जो मोमेंटम में चेंज हुआ है टाइम के साथ, वो चेंज कम होगा प्रीवियस केस के रिस्पेक्ट में। और ऐसा होने के कारण जो फोर्स हम उसके ऊपर लगा रहे हैं, हम कम फोर्स लगा के उसको आसानी से कैच कर लेंगे और हमारे हाथ में चोट भी नहीं लगेगी। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसे हम सेकंड लॉ का एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। और इसके अलावा अब क्रिकेट में शायद आपने ये चीज ऑब्जर्व ना की हो, बट कुछ ना कुछ ऊंचाई से सभी गिरे जरूर हैं। जब आप एक सड़क पे या एक पक्के फर्श के ऊपर आप ऊपर से नीचे गिरते हो तो चोट लगती है ना, लगती है। यानी आप कुछ हाइट से नीचे गिरे तो आपकी चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि आपकी कुछ वेलोसिटी थी जब आप गिरे, नीचे जब आप गिरोगे आपकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, और धड़ाम से जब जहां आप नीचे गिरोगे आपकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा लगेगी। वही सेम चीज जो बॉल हाथ पे कर रही थी, आपकी चोट लगेगी। बट वहीं अगर मैं कच्ची जमीन की बात करूं, या मैं रेत की बात करूं, या मैं पानी की बात करूं, कोई ऐसी सरफेस जिसके अंदर मैं अचानक से ना रुकूं, रेत में मेरे पैर धंस जाते हैं अंदर, या पानी के अंदर मैं पूरा ही डूब जाऊंगा, तो वहां पे क्या हो रहा है, अचानक से मेरी स्पीड जीरो नहीं हुई है, धीरे धीरे मेरी स्पीड कम हुई है, जिसके कारण मोमेंटम में जो चेंज आया है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, जिसके कारण जो फोर्स लगेगी वो कम होगी। तो हो सकता है इस केस में भी चोट लगे, बट पहले वाले केस के रिस्पेक्ट में बहुत कम चोट लगेगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब कूद मत जाना। अब फोर्स की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो आपने एक चीज जरूर देखी होगी, सबने स्प्रिंग बैलेंस देखा है, या मैं थोड़ा और आसान भाषा में बोलूं तो सबने वजन तोलने वाली एक मशीन देखी होगी। जिम वगैरह में, हॉस्पिटल्स में या स्कूल्स में भी ये मशीन होती है जिसके ऊपर आप चढ़ते हो और वो केजी के अंदर आपका वेट दिखाती है। क्या कभी आपने सोचा कि केजी के अंदर तो मास होता है, तो क्या एक्चुअल में जो वो मशीन आपको एक नंबर दे रही है, फॉर एग्जांपल मेरे को जब मैं उस मशीन पे चढ़ता हूं तो वो 75 केजी दिखाती है, तो क्या वो नंबर जो उसने दिया वो मेरा मास है? नो, वो मास नहीं है। एक्चुअल में किसी भी इंसान का जो मास होता है, या किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का जो मास होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, बिकॉज मास इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन दैट बॉडी। बट वेट जो है वो चेंज होता रहता है। तो वेट क्या है थोड़ा समझते हैं। अगर हम बात करें वेट की, अगर हम बात करें किसी भी बॉडी के वेट की, डिफरेंशिएट कर रहे हैं वेट और मास में,
तो वेट जो है वो एक तरह की फोर्स है। वेट क्या है? एक तरह की फोर्स है और वो बराबर होती है mg के। अभी अभी हमने फोर्स देखी, फोर्स किसके बराबर थी? फोर्स बराबर थी मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर इस एक्सेलरेशन की जगह मैं g रख दूं, g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर मैं इस a की जगह g रख दूं तो वो जो फोर्स है वो बराबर हो जाती है वेट के, वो बराबर हो जाती है वेट के। यूनिट इसकी भी सेम होगी, न्यूटन। तो फिर वो केजी क्यों दिखा रहा है? उस मशीन को कुछ इस तरह से सेट किया जाता है कि वहां पे 1 केजी वेट जो है वो कितने बराबर होता है? वो बराबर होता है मास इनटू, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि 1 kg वेट इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। 1 kg जो वेट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 9.8 न्यूटन के बराबर। अब हम बात करते हैं इंपल्स की। इंपल्स, आज मैं क्रिकेट के एग्जाम्पल बहुत दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूं, बट क्रिकेट के जनरली मास फैंस होते हैं, तो वो सब लोग ये चीजें जरूर ऑब्जर्व करते हैं। आप सब ने जब थर्ड अंपायर एक कीपर जो कैच कर लेता है और बैट के साथ में बहुत ही छोटा सा जो अगर क्लिक हो, या जो हमारी विकेट होती है उसके साथ में बॉल बहुत ही धीरे से टच होके निकल जाए, या बैट के साथ में टच होके कीपर के हाथ में चली जाए, तो वहां उस केस के अंदर यह बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो आउट है या नहीं है, जो बैट्समैन है। बट जब थर्ड अंपायर डिसीजन आता है वहां पे इस चीज का यूज किया जाता है, इंपल्स। आपने देखा होगा वहां पे इस तरह की एक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर ये लाइन चल रही होती है। अगर उस बॉल ने बैट को टच किया है तो वहां पे इस लाइन के अंदर इस तरह से एक पल्स आ जाती है। तो यहां से हम कुछ इस तरह से इस इंपल्स को समझ सकते हैं कि फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही कम, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए अगर किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो वो किसके बराबर होता है? हमेशा इंपल्स के बराबर। तो इंपल्स जो है जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, ये बराबर होता है फोर्स इनटू dt। ये किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू dt। व्हाट इज dt? dt का मतलब है बहुत ही छोटा टाइम पीरियड, तो फॉर एग्जांपल यहां पे ये जो पार्ट है ये t1 था और ये जो पार्ट है इसे हम t2 कंसीडर अगर करते हैं, तो मैं अगर यहां पे इंटीग्रेशन करूं तो फोर्स को बाहर निकाल के अगर इंटीग्रेशन कर दिया जाए फ्रॉम t1 टू t2 dt, तो इंपल्स जो है वो बराबर होता है फोर्स t2 माइनस t1 के फोर्स डेल t। तो इंपल्स की यूनिट क्या होगी? इंपल्स की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है न्यूटन सेकेंड। इंपल्स की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है न्यूटन सेकेंड इन MKS एंड डायन सेकेंड इन CGS सिस्टम। ये हमने इंपल्स को समझा टाइम और फोर्स के रिस्पेक्ट में, बट अगर हम इंपल्स को समझे मोमेंटम के रिस्पेक्ट में तो हम कैसे निकालें? मोमेंटम के रिस्पेक्ट में अगर इंपल्स को निकाला जाए तो इंपल्स हम सब ने ये समझा था कि फोर्स जो है वो बराबर होती है dp अपॉन में dt के, यानी f dt जो है वो बराबर होता है dp के। और यहां से अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो f डेल t जो है वो बराबर हो जाता है p2
माइनस P1 के, या मैं कह सकता हूं डेल P के। इसका मतलब इंपल्स जो है बेसिकली इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। इंपल्स किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम। यानी फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम किसी बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज आया, अगर वो चेंज हम निकाल लेते हैं तो वही बेसिकली इंपल्स होता है। मोमेंटम में चेंज इंपल्स, फोर्स फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इंपल्स, सब इंपल्स। तो होप आप सबको सेकंड लॉ ऑफ जो मोशन है हमने पढ़ा है, फोर्स के बारे में हमने जो मैथमेटिक्स देखी और इंपल्स को हमने समझा, वेट हमने समझा, ये सब चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जिनके एग्ज़ाम आने वाले हैं, जिनके डाउट्स क्लियर नहीं हैं अभी, उनको ये वीडियोस आप भेजिए और कहिए भाई पढ़ लो, अभी भी टाइम है, पढ़ लो। तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, प्रिसाइज फिजिक्स को। थैंक यू वेरी मच।